नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के बारे में। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, इसको ट्रैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट देना चाहूंगा। इस पूरे वॉर को रिव्यू करूंगा अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से। तो इस वीडियो में बने रहे। देखिए, स्टार्टिंग से चलते हैं। फरवरी 28, 2026 जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो उससे पहले पीस टॉक चल रही थी। पीस टॉक्स में ओमान एज अ मीडिएटर ईरान के साथ बात कर रहा था। उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। अभी पीस टॉक इस बारे में चल रही थी कि ईरान के पास कुछ भी हो जाए, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, एनरिचमेंट ऑफ न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप सुने कि यूएस और इजराइल, इन दोनों का ये कहना था और इन दोनों का ये मानना था, और ये इजराइल के एग्जिस्टेंस के बारे में बात है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर ना बनाए, और ईरान ने भी प्रूव कर दिया इस बात को। जिस तरीके से ईरान ने अटैक्स करे, इस पे भी मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अटैक करे पूरे के पूरे गल्फ में, पूरे के पूरे जितने भी अरब कंट्रीज है, दुबई हो जाए, चाहे सऊदी हो जाए, चाहे बहरीन हो जाए, चाहे कतर हो जाए, जितनी भी कंट्रीज का आप नाम लोगे, ईरान ने जो अटैक्स करे हैं, ये प्रूव करता है अगर उनके पास न्यूक्लियर होता तो वो भी बटन दबाते और चला देते। तो ईरान जैसी कंट्री के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ। क्योंकि ईरान एक अनप्रेडिक्टेबल, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ रहा है, और ईरान कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या एक साइड गलत है और दूसरी साइड ठीक है? देखिए, इसमें मेरा एक कॉन्ट्राडिक्ट व्यू है। और बहुत सारे लोगों को ये वीडियो हो सकता है अच्छा ना लगे, बहुत सारे लोगों को ये हो सकता है वीडियो ठीक लगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, और उसके बाद आप फ्री है, जैसे मैं अपनी बात को रेस करने के लिए फ्री हूँ, वैसे आप अपना ओपिनियन देने के लिए फ्री है। तो लास्ट ईयर 2025 में जिस समय एक और एपिक फ्यूरी करके एपिक जो उन्होंने ऑपरेशन किया 2025 जून में, उसमें इजराइल का और अमेरिका का, जिसमें B-2 बॉम्बर्स भेजे गए, 4 या 5 दिन वो लड़ाई भी चली। उस दिन दोनों साइड का एक ही ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था, इजराइल एंड यूएस ने जो किया था, इसमें यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री डिक्लेयर करी और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि उन्होंने ईरान की कैपेबिलिटीज को 10 साल पीछे कर दिया है, और काफी डिकेड्स पीछे कर दिया इनफैक्ट। और ईरान अपने हालत में नहीं है कि न्यूक्लियर को एनरिच कर सके, और उनके B-2 बॉम्बर्स ने, उनके फाइटर जेट्स ने वो कमाल करके दिखाया, जो पूरे कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को एक्चुअली सेव करता है, और अमेरिका पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक नैरेटिव, एक व्यू पॉइंट आया सामने, जिसको कुछ लोगों ने परचेस किया, बाय किया। परचेस और बाय से मेरा मतलब है आपने उनकी बात को समझा और उस बात को अपने माइंड में डाला। और कुछ लोगों ने जो चीजें समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, उनको मालूम था कि क्या चल रहा है, उन्होंने उस बात को डिसएग्री किया। देखिए, अगर वो बात ठीक है तो मेरा एक सवाल है जो मैं पहले दिन से बहुत वोकली लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर वो बात ठीक थी तो ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो डिकेड्स पीछे चली गई थी, वो 6-8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी दोबारा आ गई? तो ये पॉइंट नंबर 1, इसका आंसर मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू, इनके अलावा और कोई नहीं दे सकता। तो इन दोनों को ही बेटर पता होगा, क्योंकि उन्होंने ही क्लेम किया था, या फिर IRGC दे सकता है। अब IRGC की अगर मैं बात करता हूँ, जो इनके लीडर थे खमीनी, जिनको अटैक्स में मार दिया गया, अब उनकी फिलॉसफी अगर देखें तो इन्होंने 2004 में या 2006 में, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट 2004 या ऐसी कुछ था, उन्होंने फतवा वहां पे निकाला। और फतवा निकालने की वजह से, जो फतवा निकला उसकी वजह से उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज करी कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये हराम है, एग्जैक्ट यही वर्ड्स है, हराम है उनके कुरान के अकॉर्डिंग। और फतवा अगर कोई भी मुस्लिम कंट्री या कोई भी मुस्लिम लीडर जारी कर दे तो वो एक तरीके से लॉ बन जाता है, और वो उसके अगेंस्ट है। 2004 से लेके या 5 से लेके जो भी साल था, अगर आप उस समय से लेके 2025 या 26 तक बात करते हैं, ईरान ने ऐसा कोई अटैक भी नहीं किया, और ईरान की कैपेसिटी भी नहीं है, ईरान के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अटैक कर सकता है अमेरिका, या अमेरिका जैसी कंट्री के लिए वो थ्रेट बन सकता है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री के लिए ईरान इनडायरेक्ट थ्रेट बना ही हुआ है। और ईरान इनडायरेक्ट थ्रेट, जिस लास्ट ईयर अगर हम इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में भी बात करें, तो ईरान उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो ईरान एक इनडायरेक्ट थ्रेट, कहीं ना कहीं जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ईरान का कोई ना कोई रोल है, या ईरान के प्रॉक्सीज का रोल है। चाहे आप कश्मीर की बात करो, चाहे पाकिस्तान के थ्रू जितना भी टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो पैसा कहीं ना कहीं से घूम रहा है, और
पैसा जिस भी सोर्स से घूम रहा है, फंडिंग मिल रही है, आर्म्स मिल रहे हैं, तो इसमें ईरान का कहीं ना कहीं रोल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बनता है। और ईरान की मिसाइल्स भी पाकिस्तान तक सप्लाई हुई थी लास्ट ईयर, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, 4 दिन की वॉर हो रही थी, और उस समय भी जो उनकी जो मिसाइल्स आ रही थी वो इंडिया आई थी, जिसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और हम लोगों ने उस वॉर को 4 दिन में 5 दिन में अपना मोटिव खत्म करके सॉर्ट किया। आज की वीडियो में मैं जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको हिस्ट्री का एक ब्रीफ दे सकूँ। बेंजामिन नेतन्याहू की हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस वॉर को समझना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर मैं अप्रैल में कोई स्टेप लेता हूँ अपनी लाइफ में, तो उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज या रूट हो सकता है 10 साल पहले हो, 15 साल पहले हो, 5 साल पहले हो। तो आज जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है मेरे पास्ट में से। सेम अगर कोई ना कोई कंट्री कुछ करती है, तो नेतन्याहू की अगर मैं बात करता हूँ तो आप इनके ऑन रिकॉर्ड 78-79 से वीडियोस देखें। इन्होंने एक रोड मैप दिया हुआ है जिसमें वो जितना भी मुस्लिम कंट्रीज है और वो एक ग्रेटर इजराइल मॉडल पे काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करे, जिसमें गलत नहीं है, जिसमें नेतन्याहू का एक पॉइंट गलत नहीं है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना हर कोई चाहता है, और उनका कहीं ना कहीं डोमिनेंस रहना चाहिए पूरे के पूरे गल्फ एरिया में। अब डोमिनेंस किस स्टेक पे रहना चाहिए या उसकी कॉस्ट क्या रहनी चाहिए, ये डिबेटेबल हो सकता है और काफी सारे लोग इस पे एग्री एंड डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनका मॉडल चलता है एक ग्रेटर इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उन्होंने लास्ट ईयर ग्रेटर इजराइल का मैप भी लॉन्च किया था और काफी लोगों ने उस पर डिबेट करी थी। अक्टूबर 2025 में आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और वो चाहते हैं कि वो उसमें इजिप्ट से लेके बहुत सारी कंट्रीज उसमें इंक्लूड हो, उसमें वो पैलेस्तीन का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे, तो वो सबको अपने अंडर लेना चाहते हैं। अब इसमें अगर हम लोग भी ऐसे बात करें तो अफगानिस्तान एक टाइम पे इंडिया का पार्ट था, नेपाल था, भूटान था, जितनी कंट्रीज थी सब इंडिया का ही पार्ट थे, और हम अखंड भारत अपना भी बना सकते हैं। लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमारे कोई भी ना प्राइम मिनिस्टर ना कोई भी कैबिनेट का स्टाफ आज तक कभी भी इस बात को प्रमोट नहीं करता। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो हम लोग उस बात को अगर बोले तो हम एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसे इंडिया में भी काफी लोग हैं जो अखंड भारत की बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते, हम पूरे के पूरे अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरा ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जुड़ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर हमें भी बनाना चाहिए। लेकिन क्या ये चीज ठीक है? क्या जो आज से 200 साल पहले की हिस्ट्री थी उसको जो चेंज हुए आज 100 साल या 200 साल या 50 साल या जितना भी समय हो चुका है, क्या उसको वापस से चेंज करके डिस्टेबलाइज करके आपको वापस उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आना चाहिए? ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। कुछ लोगों का ओपिनियन होगा यस, कुछ लोगों का ओपिनियन होगा नो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीओके की बात करते हो कि कश्मीर हमारा था, अगर कश्मीर हमारा था जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर पीओके इंडिया में आता है तो क्या वो लोग नहीं आएंगे इंडिया में जो खराब लोग हैं? आज की डेट में क्या इंडिया चाहेगा अगर मान लो वहां से 10 लाख 20 लाख लोग ऐसे आ जाते हैं जो पूरे इंडिया को डिस्टेबलाइज कर दे? तो मैं तो उसके फेवर में नहीं। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कूड़ा कचरा या डर्ट आपसे दूर रहे उतना अच्छा है। अब यूरोप का हाल देखें। यूरोप में क्या हुआ जब लिबिया में अटैक्स हुए, सीरिया में हुए, ISIS का सारा कुछ प्रोपेगेंडा हुआ, तो यूरोप ने फ्री बॉर्डर्स कर दी, यूरोप में एंट्री इजी हो गई। अब यूरोप में एंट्री इजी हो गई तो वहां पे जितने टेररिस्ट अटैक्स हुए पिछले 10 साल में या 15 साल में, कितने उसकी कैपेसिटी और क्वांटिटी बढ़ी। तो क्या हम भी ये चाहे? हम तो नहीं चाहते। देखिए, मैं तो नहीं चाहता एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। अखंड भारत सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं। कमिंग टू द पॉइंट, ग्रेटर इजराइल वाला मॉडल भी अखंड भारत मॉडल जैसा ही एक मॉडल है। क्या वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है? देखिए, इसमें अगर रियलिस्टिकली उसको पॉसिबल करना है तो या तो दूसरी कंट्रीज आपस में मिल जाए एक दूसरे के साथ, जो कि आराम से होगा नहीं। इसमें ईरान बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, जिसमें यहूदीज आ जाते हैं, उनके प्रॉक्सीज, यमन आ जाता है और हमास आ जाता है, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को अटैक भी किया। और उसके बाद गाजा में क्या हुआ, कितना जेनोसाइड हुआ, हम सबको पता है। तो एक तरफ 7 अक्टूबर जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय एक चीज थी, बहुत ही नेगेटिव एक चीज थी, जिसको बिल्कुल भी कोई भी वर्ल्ड में कोई भी इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। और 7 अक्टूबर का अटैक करने के बाद जो इजराइल फोर्सेस ने पूरा लेबनान में, गाजा में और सब कुछ किया, आप उसको अगर सपोर्ट करते हैं या आप उसको सपोर्ट नहीं करते, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा सिर्फ एक कहना है ये है, जो कॉमन इंसान मर रहा है इसमें, उसका क्या कसर। अब हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे यहूदीज हो, इन लोगों का अभी ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह से फायरिंग करते हैं जहाँ पे कॉमन आदमी रहता है। अगर वो एक इंसान ऐसी जगह में बैठ के फायरिंग करेगा या मान लीजिए मिसाइल्स को छोड़ेगा, तो फिर जो इंटेल है उसका कसूर भी कुछ नहीं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कोई भी साइड क्लीन नहीं है मेरे हिसाब से। अगर एक इंसान
जो एक आपके जैसा है, मेरे जैसा नॉर्मल इंसान है, उसकी लाइफ का लॉस हो रहा है। और हमारी किस्मत, जिन लोगों की बेचारों की किस्मत ऐसी है, जिनका बर्थ वहाँ हुआ या वो बाय मिस्टेक वहाँ पे पैदा हुए, या उनकी किस्मत ऐसी रही कि उन लोगों की लाइफ वहीं पे स्टक हो गई, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उन बेचारों को ही भुगतने पड़ रहे हैं। अब वर्ल्ड की स्थिति समझते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया। वर्ल्ड की स्थिति अगर समझते हैं तो अक्टूबर में जो ग्रेटर इजराइल मॉडल था, या पुराने जितना आप निकालते हो हिस्ट्री, तो नेतन्याहू जी का एक सपना है ग्रेटर इजराइल, जिसमें उन्होंने इराक के बारे में भी इन्वेट करने के लिए कहा। अब इराक का इन्वेट करा जो उन्होंने, सदाम हुसैन को मारा, अफगानिस्तान हुआ, वो कहीं ना कहीं पूरा जितना मुस्लिम कंट्रीज है, जितनी भी अरब कंट्रीज है, उसकी पावर को रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। लेकिन उसे डिस्टेबलाइज करके यूएस एक बड़े ब्रदर की तरह, बिग ब्रदर की तरह, या बिग डैडी की तरह, जो ट्रम्प को बहुत पसंद है बिग डैडी, और यूएस उसमें बिग डैडी की तरह एक रोल प्ले करता है। अगर बिग डैडी रोल प्ले करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तो बिग डैडी को ही निकालने पड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए आप किसी कंट्री में जाते हैं और आप किसी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर देते हैं, आप नेपाल का एग्जाम्पल ले लो, आप बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले लो, आप हमारे इंडिया के आसपास पिछले 5 साल में क्या हुआ उसका एग्जाम्पल ले लो, या पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ उसका एग्जाम्पल ले लो। ये कौन कर रहा है? ये पावर्स जो है कहाँ से आ रही है? अमेरिका इस समय ना इंडिया को लूज कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की नीड है, क्योंकि अमेरिका को चाहिए इंडिया चाइना को स्टेबल करने, और अमेरिका को चाहिए चाइना इंडिया को रोकने के लिए। तो अमेरिका इस समय ड्यूअल गेम खेल रहा है, जिसमें इंडिया का ना वो फ्रेंड है ना वो एनिमी है, न्यूट्रल स्टैंड लेके बैठा हुआ है, एटलीस्ट जब से ट्रम्प आए। बाइडेन भी जब थे या उससे पहले, क्योंकि डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, सारा का सारा जितना इंटेल चलता है ये डीप स्टेट या सीआईए, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तरीके से ही हिसाब किताब चल रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप एक लेयर पे या एक पॉइंट को देख के बात नहीं कर सकते, आपको कड़ी से कड़ी जोड़नी है, आपको एक स्टेप से लेकर दूसरा स्टेप जोड़ना है और समझना है कि आज की डेट में क्या हो रहा है। अब ट्रम्प साहब का कहना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोल। आज ही उन्होंने ट्वीट किया जिसमें वो बोल रहे कि अभी 2 घंटे पहले कि पीस टॉक्स हुई, पीस टॉक्स ठीक हो रही थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलने के लिए ईरान रिलक्टेंट था, ईरान मना कर रहा है, ईरान नहीं कह। 4 दिन पहले क्या हुआ था, जो यूएस में सीज फायर हुई, उसमें उन्होंने कहा जी मान गए ईरान वाले हमारे 10 पॉइंट पे, रिवाइज पॉइंट्स पे सीज फायर के लिए मान गए, जिसमें स्टेट ऑफ हार्मोज भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। और ट्रम्प ने और ट्रम्प कैबिनेट ने डिक्लेयर करा विक्ट्री, और ईरान कैबिनेट ने इस पे डिक्लेयर करा कि उनकी विक्ट्री हुई। अब ईरान में खमीनी, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, सुप्रीम कमांडर थे, आईआरजीसी के हेड थे, उन खमीनी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। तो खमीनी जिन्होंने फतवा जारी करके एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया होता, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, तो इसको कई लोग सपोर्ट करेंगे कि वो न्यूक्लियर के अगेंस्ट थे। और इसको लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो आज तक ईरान ने न्यूक्लियर बनाया ही नहीं। क्या पता जो वहाँ के जो स्टेट के प्रोविंसेस के जो कमांडर्स थे, रूलर्स थे, वो इस बारे में सोचते हो कि कमीनी जब तक है, अलाइव है, तब तक इस चीज को चेंज नहीं करेंगे। या उनका एक पॉइंट होता हो कि चलिए जब तक वो है, एज रिस्पेक्ट, एज आप इतने बड़े लीडर को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है, आप इस चीज को वेरीफाई करने का भी कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर है ही नहीं। 2011 का भी अगर आप नेतन्याहू का इंटरव्यू सुनते हैं, या 2012 का सुनते हैं, 2015 का सुनते हैं, वो थ्रू आउट ये बोलते हैं कि ईरान इज ऑलरेडी वीक्स अवे टू हैव एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। अब उनका ये कहना वीक्स अवे या मंथ्स अवे, इस बात को भी 15 साल हो चुके हैं। तो चीज 15 साल में नहीं हुई, वो अभी हो रही है, मुझे डिफिकल्ट लगता है ऐसा। प्रैक्टिकल तो मैंने देखिए, अगर मेरे बाल वाइट है तो मेरे बाल वाइट है, मेरे बाल काले है तो मेरे बाल काले, मेरे बाल हरे नहीं हो सकते। और नेतन्याहू साहब का अगर ये पॉइंट है कि मेरे बाल हरे ग्रीन है, तो वो ठीक नहीं हो सकती, ये बात जायज बात नहीं हो सकती। तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर ईरान ने यूरेनियम को एनरिच करना ही था, और अगर उनके पुराने रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इतना दावा किया, क्योंकि इसराइल अगर एक बात बोलता है, इसराइल और इंडिया आपस में फ्रेंड है, और इसराइल ने हमें 71 में बहुत हेल्प करी, 99 कारगिल में बहुत हेल्प करी। अगर इसराइल नहीं होता, ऑन रिकॉर्ड में इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टिव हूँ, मैं ईरान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कंट्री कौन सा लीडर उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो ही गेम चेंजर। तो इसराइल का ये मानना ये है, और इसराइल ने तो अभी भी हमारी बहुत हेल्प करी 2025 में। अगर इसराइल नहीं होता, उनकी स्ट्रेटजीज नहीं होती, पुतिन नहीं होते, उनकी स्ट्रेटजीज नहीं होती, और काफी जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट चल रहा है, तो हम लोग जितना अच्छे तरीके से डोमिनेट किया था लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पूरे कहते हैं ना इंसान को नानी याद दिला देना, तो पूरा पाकिस्तान को नानी याद दिलाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतना अच्छा आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ईरान पे के साथ जो हो रहा है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो नेतन्याहू जी का कहना यह था कि ईरान बहुत क्लोज है। अब अगर ईरान इतना क्लोज था तो अभी तक न्यूक्लियर क्यों नहीं बना, सवाल नंबर 1। अगर ईरान इतना नेगेटिव था तो ईरान ने आज तक कभी कोई अटैक खुद से क्यों नहीं किया, सवाल नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें पूछना चाहिए।
अब ट्रम्प का कहना यह है, डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं, सुबह क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, दोपहर में क्या बोलते हैं और रात को क्या बोलते हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रम्प को भी नहीं पता। उनसे किसी ने, रिपोर्टर ने पीछे पूछा कि आप टैरिफ लगाने का आपका क्या फॉर्मूला है, उन्होंने टैरिफ का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया। उनके मन में आया 25% लगाओ तो लगा दिया, 50 लगा दो तो 50 लगा दिया। उन्होंने एक बार बोल दिया कि ब्रिक्स के ऊपर 500% लगा देंगे, तो भाई 500 लगाओ। अगर कोई ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको ये बात नहीं समझ आ रही कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो इंडिया में भी हम ये पॉइंट बोलते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। मैं इस चीज का सपोर्टर हूँ, ट्रम्प का पॉइंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसमें वो अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। पहले मैं ये सोचता था कि ट्रम्प बहुत पेट्रियाटिक है, जो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया काफी सारी चीजें उनकी फर्स्ट टर्म में, मैं वोकली लाइक भी कर रहा था। लेकिन क्या यूएस अफोर्ड कर सकता है 25,000 रुपए या 50,000 रुपए में एक लेबर परचेज करना, या मान लीजिए कॉस्ट परचेज करना? तो ये सपना पूरा ही नहीं हो सकता। वहां पे यूएस में $20 $15 मिनिमम पे रेट है फॉर एन आवर। तो अगर आईफोन बनता है $20 का पर आवर के हिसाब से काउंटिंग होती है, तो कॉस्टिंग कितनी महंगी आएगी। तो एक पीछे सर्वे आया था, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत है, लेकिन उसमें कॉस्ट एक आई थी कि अगर आईफोन यूएस में प्रोड्यूस होता है तो उसकी कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम $3,500 होने वाली है। $3,500। फिर वो इम्पोर्ट ड्यूटी और जितना कंट्रीज में जाएगा उसकी कॉस्ट उसके हिसाब से बढ़ेगी, डिफरेंट कंट्रीज की इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ। चाइना के अंदर कॉस्ट ऑफ स्केल है, इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑफ स्केल है। इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा इस बात को डिबेट करते हैं कि इंडिया की जो साइज है, अगर पर कैपिटा के हिसाब से बात करते हो या चाइना की पर कैपिटा के हिसाब से बात करते हो, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं होती, क्योंकि वेल्थ आती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होते होते उतना आपके पास ऑन एवरेज पैसा नहीं आता। लेकिन क्या आज की डेट में इंडिया और चाइना, हम लोग अपना गुजारा नहीं कर रहे, हम लोग अपना गुजारा अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी के लिए 25,000 रुपए महीना भी बहुत है, किसी के लिए 2.5 लाख रुपए महीना भी कम है। वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस बारे में भी बाद में बात करें। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रम्प का कहना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या ये फिजिबल एंड पॉसिबल हो सकता है जिसमें वो अमेरिका ही प्रोड्यूस करे? और अगर ये चीज सही है, इस चीज में कम से कम 50 साल लगेंगे, ये चीज अभी नहीं हो सकती। और कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ रही है, 50 साल बाद भी ये चीज ठीक नहीं हो सकती। और ट्रम्प के पास बचे ही कितने साल? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो नवंबर के मिड टर्म सर्वाइव करेंगे, और पूरी उनका हो या ना हो उसके चांसेस भी नहीं है। कि थोड़ा स्पेकुलेटिव बात करूंगा, जो हिटलर ने किया था हो सकता है ट्रम्प भी ऐसे ही कुछ कर ले, या ट्रम्प बड़े ईगरनेस में बहुत ईगर हो चुके हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, जितना वो गाली गलौज कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, फेस ऑफ अ कंट्री, इतनी बड़ी वर्ल्ड के पावर लीडर। क्योंकि कई बार हम लोग बोलते हैं ना यार अमेरिका ने ऐसा कर दिया, नहीं, अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा किया। दोनों चीजों में फर्क है। एक इंसान का अगर नैरेटिव खराब है, आज की डेट में भी लोग जर्मनी की बात करते हैं, तो हिटलर ने जो किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस जर्मनी को आप दूसरे तरीके से देखते हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका या ट्रम्प क्या कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ल्ड को नुकसान दे रहे हैं, ये बहुत डिबेटेबल बात है। और उनको समझना चाहिए कि उनकी वजह से वर्ल्ड इस पॉइंट पे आ गया है कि वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकती है। और उनका नैरेटिव, जिनको खुद को नहीं पता, पहले उनका ये नैरेटिव था कि भाई पूरी मिलिट्री खत्म हो गई, पूरे उनके लीडर्स खत्म हो गए, पूरे उनके नेवी खत्म हो गई, पूरे उनकी मिसाइल्स खत्म हो गई, तो भाई लड़ाई चल क्यों रही है? आप इतना तो मुझे बता दो कि लड़ाई चल क्यों रही है आज की डेट में, और ये पीस टॉक क्यों फेल हो रही है? 4 दिन पहले भी आपने ये बोला, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने यही लाइन बोली कि सीज फायर हो गया, ईरान हमारी सारी बातें मान गया, मीडिया में हलचल हुई, लोगों ने ट्वीट करे, ईरान ने अपनी तरफ से विक्ट्री डिक्लेयर करी। फिर ईरान ने ये बोला कि नहीं, हमारे जो 15 पॉइंट है वही पॉइंट रहने। फिर यूएस की तरफ से क्लैरिफाई हुआ कि इनके 15 पॉइंट नहीं है, इन्होंने रिवाइज मॉडल दिया 10 पॉइंट, जिसमें स्टेट ऑफ हार्मोज भी ओपन था। 4 दिन पहले अगर इस बात में सहमति बनी, तो आज सुबह इस्लामाबाद में, जो पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान एक, इस्लामाबाद एक पीसफुल कंट्री है, और दोनों ही पाकिस्तान के सो कॉल्ड पीसफुल लोग जिन्होंने ये कंडक्ट किया, उन लोगों ने यहाँ पे आज सुबह ये टॉक फेल क्यों? तो क्या ट्रम्प 4 दिन पहले झूठ बोल रहे थे, या ट्रम्प आज झूठ बोल रहे, या ट्रम्प को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं? तो कभी कभी होता है ना कि एक इंसान कुछ भी बोलता है, बार बार बोलता है, और जिसका कोई प्लान नहीं है तो बोलो। एक गैम्बलर होता है ना, जिस तरीके से, अगर मान लो वो 50,000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 रुपए लेके जुआ खेलने जाए, गैम्बलिंग करे, वो पैसा हार जाए, और उधारी पे वो 50,000 और ले ले, ये सोच के कि 50,000 वो रिकवर करेगा, 50,000 और हार जाता है क्योंकि वो डेस्परेट हो जाता है। अब ट्रम्प की लैंग्वेज पढ़ो, आप उनको पाओगे कि वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके। उन्होंने सोचा जो वेनेजुला में उन्होंने किया, सेम चीज वो अभी करेंगे।
और ईरान वेनेजुला नहीं। ईरान की जो टोटल साइज है वो 90 लाख लोग, और वहां पे जितने भी लोग हैं अगर उसमें से आधी पॉपुलेशन भी खड़ी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ती। खमीनी को एलिमिनेट करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब सेम चीज हुई तो ईरान ने ऐसा अटैक नहीं किया। ईरान ने गल्फ में बॉम्ब नहीं मारे, ड्रोन्स नहीं मारे, मिसाइल्स नहीं मारी। कौन कंट्रोल कर रहा था मुझे बताने की जरूरत है। ईरान को उस समय कौन रोक के बैठा हुआ। आज की डेट में 31 प्रोविंसेस है ईरान में। हर प्रोविंस का, हर स्टेट का एक अपना रूलिंग कमांडर है, और हर रूलिंग कमांडर के पास अपना अपना सिस्टम है। तो ईरान के अंदर जो डिसेंट्रलाइज हो गया सिस्टम, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बात करना, मैसेज करना, बात पहुंचाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 घंटे पहले ट्वीट किया जिसमें अपडेट किया उन्होंने कि पूरी वॉर के अंदर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहा। और अभी भी उन्होंने एक तरीके से लिटरली थ्रेट किया, धमकी दी कि कोई भी कंट्री का अगर जहाज वहां से निकल रहा है तो उसको यूएस नेवी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटली इनवाइट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए? क्या वर्ल्ड इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? क्या इसका नैरेटिव डोनाल्ड ट्रंप सेट कर रहे हैं ये सोच के कि वो कुछ बोल देंगे या कोई ऐसी बात बोल देंगे और वर्ल्ड चुप बैठा रहेगा? और चाइना का रोल इतना प्रोमिनेंट रोल है, जिसमें चाइना इंटरनली एक पॉलिसी के ऊपर चलता है कि लड़ाई नहीं करनी लेकिन दूसरे को वीक करना है। और अगर चाइना इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा है तो आज या 10 साल बाद चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। चाइना के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, चाइना अमेरिका नहीं है। चाइना के अंदर स्ट्रेटेजी है, चाइना के अंदर प्लान है, और चाइना के अंदर सबर। चाइना वेट कर रहा है अपने टाइम के लिए। और अगर यूएस ये सोचता है कि वो चाइना को वीक कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि उसने चाइना को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। और ईरान ने नाको चने दबा के ईरान ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। आप इस बात को लिख लो, नहीं तो ट्रम्प जैसे इंसान की इस तरीके की लैंग्वेज हमने कभी नहीं देखी। ट्रम्प ने 2011 में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस 200 बैरल तक चले जाएंगे अगर ईरान के साथ कभी वॉर हो। अगर वो बात सही थी तो जब ईरान ने इस चीज पे एक्ट किया तो ट्रम्प ने ऑन रिकॉर्ड बोला हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, मैं एज अ लेमैन, मेरा सब्जेक्ट नहीं है जियोपॉलिटिक्स, मैं न्यूज देख के, आर्टिकल्स पढ़ के, ये सारी चीजें देख के, समझ के अब तक ये अपनी बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा आप मान सकते हो कि CIA, जो वर्ल्ड की बेस्ट एक सीक्रेट एजेंसी है, जो जिसके पास इतनी पावर है, क्या वो नहीं जानते वहां पे कौन सा आदमी, कौन सा इंसान, जो भी इन्होंने ऑपरेशन किया यूएस ने, अपने जो पायलट्स को ये लोग वापस लेके आए, यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करी वो मेरे ख्याल से रियल विक्ट्री है, यूएस जैसी कंट्री ही कर सकती। वहां पे क्या हुआ, उसका क्रेडिट ट्रम्प के पास बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि ट्रम्प ने नहीं किया। वो पूरा का पूरा जो किया कॉम्बैट की पूरी टीम ने किया, और किस तरीके से एविक्यूएट किया। ईरान के अंदर इंसान गिरा हुआ है, $60,000 की बाउंटी थी उन पायलट्स के ऊपर, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया, 48 आवर्स से ज्यादा वहां रहे, और यूएस की पूरी नेवी आई, उठा के लेके चली गई। कितनी बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री करी है। तो जब ट्रम्प इंटरवीन कर रहे हैं, आई थिंक वो इस वॉर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आई थिंक ट्रम्प रिस्पॉन्सिबल एज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो या तो खुद स्टेप डाउन करे, या उनसे हैंडल नहीं हो रहा तो किसी और को हैंडल करने दे। ट्रम्प की पूरी कोर टीम इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर है डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम के लिए। यूएस के लिए मैं स्टिल नहीं मानता हूँ कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ट्रम्प है। तो यूएस अनफॉर्चुनेटली, और जितना मेरा भी फीडबैक है, मेरे यूएस में कई फ्रेंड्स है जिनसे मेरी बात होती, 10 में से 2 या 3 लोग इस चीज को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी 7-8 लोग इस चीज के अगेंस्ट। ट्रम्प ने अभी खुद अपनी प्रेस सेक्रेटरी को बोला कि 97% लोग इस चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उनको भी आने वाले टाइम में फायर करें। या बहुत सारे अपने उन्होंने अभी लास्ट 2-3 हफ्ते में अपनी पूरी जो वॉर जिन्होंने कमांडर्स थे या बाकी लोग थे उनको फायर किया। तो रिजीम चेंज कहाँ हो रही है ये भी देखना जरूरी है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प अफोर्ड कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3? और क्या टेक्निकली, आप 1 मिनट के लिए सोचो, ये चीज अरब कंट्रीज के बदले यूरोप में हो रही होती, क्या आज की डेट में वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी चल नहीं रहा? क्योंकि अरब कंट्री के पास सबसे बड़ी चीज है, उनका एक ही न्यूज चैनल है, अल जजीरा। उसके अलावा कोई भी ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है, नैरेटिव नहीं है। क्या ऐसा कोई न्यूज का प्लेटफॉर्म होता यूरोप में अगर ये हालात होते?
आज हम इसको वर्ल्ड वॉर नहीं बोल रहे होते? क्या ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा है? क्या जिस तरीके से हालात बने हुए और ज्यादा बिगड़ सकता है? क्या ट्रम्प अब अपनी जो गुंडागर्दी की तरफ, ये वर्ड सही नहीं है बट यही फैक्ट है, क्योंकि मैं आज बात कर रहा हूँ, बेपाक बात कर रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, मेरे चैनल को फॉलो करो। क्या ट्रम्प पूरे वर्ल्ड को एक रिस्की स्टेट ऑफ पे लेके जा रहे हैं और स्टेट ऑफ हार्मोस को अब वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं? क्या ट्रम्प का यही गोल था? और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं एक यहाँ पे गौरव आर्य जी, उनके चैनल को भी फॉलो करता हूँ, उनसे काफी चीजें सीखी है मैंने, उनके कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से मैं देखता हूँ उनके हिसाब से। और मैंने एक दो लोगों को और भी देखा है और सुना है। बाबल मंडे करके एक और स्टेट है, वो अगर ईरान ने ब्लॉक किया, जिसके मैंने भी अपनी पढ़ाई करी है, इसके बारे में पढ़ा है, और पूरे चांसेस है कि ईरान इसको ब्लॉक करेगा और सऊदी अरेबिया भी एंट्री करेगा, तो क्या ईरान और स्ट्रांग हो रहा है? ये सब सवाल के जवाब टाइम तो देगा ही, मिड टर्म्स आ रहे हैं। और क्या इस चीज का एप्स्टीन फाइल से कुछ लेना देना है? ट्रम्प की वाइफ ने 2 दिन पहले इंटरव्यू देके उनकी फोटो रिलीज हुई, क्या इसके पीछे इजराइल है? तो ये सब बातें आप कहीं ना कहीं सोचो, समझो और फिर सोचो कि आप इस चीज पे किस तरीके से, किस साइड पे हो या किस साइड पे नहीं हो, और कौन से स्टैंड की तरफ जा रहे हो। ईरान गलत 100% है, IRGC गलत 100% है। क्या यूएस ठीक है? ये इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप अपने ओपिनियंस दें। आपके ओपिनियंस मेरे लिए मैटर करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।